अमेरिका की हमेशा ख्वाहिश यही होती है कि किसी न किसी तरह आप न्यूट्रलिटी मुल्कों की ख़त्म करो और उनको किसी भी तरह आप कोशिश करो कि वो वापस आएँ, एक कैंप के अंदर आएँ, अमेरिकन कैंप के अंदर आएँ और अमेरिकन कैंप के अंदर ये वाला मामला जो है, ये बड़ा क्लियर होता है कि आपने एक साइड लेनी है। हाउएवर आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान के लिए इतना आसान होगा कोई इस तरह की साइड लेना बिकॉज़ आपके बॉर्डर पे है एक तो ईरान और मेरा जहाँ तक अपना एनालिसिस है ऑप्टिक्स तो बहुत बुरे थे इसके कि वहाँ पे जाने के। लेकिन ज़ाहिर है वो टूर पे थे और एक तारीखी एक रिश्ता भी है पाकिस्तान का, अमेरिका का। तो जो कंसर्न उन्होंने कहा होगा वो ये है कि खुदा न खास्ता अगर ईरान को शिकस्त होती है और ईरान में टूट-फूट होती है, तो इसका मलबा किस पर आएगा? नेबरिंग कंट्रीज़ पे और पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर एक प्रो ईरान सेंटिमेंट इस वक़्त ख़ैर सारे ही प्रो ईरान है तकरीबन, लेकिन फिर एक ऑर्गनाइज़्ड प्रो ईरान सेंटिमेंट भी मौजूद है। तो इतना ज़्यादा असला किधर जाएगा? सो आई आई पर्सनली थिंक कि ऑल्दो यूएस को लॉन्ग टर्म में उनकी ख्वाहिश होगी कि रिजीम चेंज के अंदर पाकिस्तान एक रोल अदा कर सकता है एज़ अ नेबरिंग कंट्री कि जी आप अगर कोई टूट-फूट होती है, सिविल वॉर होती है, तो आप नई जो हम रिजीम इंस्टॉल करेंगे उसके साथ रहें या इस तरह के मामलात। बट आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान की पोज़ीशन है 9/11 वाली। देखिए 9/11 पे एक फ़ोन कॉल के ऊपर वो लेट गए थे। हाँ। लेकिन आज सिचुएशन फ़र्क हो गई है, मटीरियल सिचुएशन और वो सिचुएशन ये है, ये नहीं कहता कि नियतें फ़र्क है, नियत तो पॉलिटिक्स में मैटर नहीं करती, बट मारूज़ी हालात मैटर करते हैं और हुँ। मारूज़ी हालात ये है कि हमारा जो इक्तिसादी जो मामलात हैं, वो अब भी हेविली अमेरिका के ऊपर है, नो डाउट आईएमएफ बहुत सेंट्रल है हमारे लिए, लेकिन डिफेंस जो हमारा मेन एंग्ज़ायटी है एस्टेब्लिशमेंट की डिफेंस, वो अब बीजिंग के साथ जुड़ी हुई है। चीन। 80% हम वहाँ से ले रहे हैं, व्हिच मीन्स दैट बिल्कुल चीन से ले रहे हैं, बीजिंग से ले रहे हैं, तो ये स्प्लिट है। तो एक फ़ोन कॉल वाली बात या एक लंच वाली बात अब नहीं रही। अगर कोई करने की कोशिश भी करेगा तो अवाम से तो आएगा ही आएगा रिस्पॉन्स, रियासत के अंदर से भी बहुत रिस्पॉन्स आएगा। सो आई डोंट थिंक कि ये इतना आसान होगा और दूसरी बात ये है कि ख्वाजा आसिफ की जो ट्वीट्स थी, जो जो मेरे सारे फ़लस्तीनी ईरानी दोस्त जो हैं, वो इस वक़्त इश्क में मुब्तला हैं ख्वाजा आसिफ का। कौन है ये ख्वाजा आसिफ? मैंने कहा चलें तो वो इस वक़्त वो मिडल ईस्ट के बहुत मकबूल तरीन है। तो सियालकोट में शायद वो फॉर्म 47 पे जीतते हैं, लेकिन अगर कहीं मिडल ईस्ट में वो लड़ें तो वो मेरा ख़्याल वाक़ई जीत जाएँगे बहुत बड़े पैमाने पे क्योंकि उन्होंने बात की है, मेरा ख़्याल वो उनका ज़ाती मामला नहीं था, वो उनकी एक्चुअल एक एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक सोच है कि अगर ईरान भी ख़त्म हो गया, तो फिर हम वहाँ पे बेसिकली सुन्नी आ जाएँगे, ज़ायनिस्ट आ जाएँगे, इधर हिंदुत्व होगी, तो फिर हमारा क्या बनेगा? तो ये हमारी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, वो मज़ीद ख़राब हो जाएगी और उसका मैं इख्तिताम इस बात का इस पे करूँ कि इवेंचुअली इस बैलेंसिंग एक्ट से हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि हम आपकी मैं बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क पे हमला तो कर नहीं सकता। हम ये नहीं कह रहे अमेरिका से लड़ें या यूरोप से लड़ें, लेकिन जो हम बैलेंसिंग एक्ट कर रहे थे 1960 से, वो इतना कोई बड़ा बैलेंसिंग एक्ट था नहीं क्योंकि 62 में जो साइनो-सोवियत स्प्लिट हुआ था, चीन और रूस के दरमियान जो स्प्लिट हुआ था, जिसकी तरफ अमार ने भी उसका इशारा किया, उसके बाद पाकिस्तान के लिए बड़ा आसान था कि चीन और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात करें क्योंकि उन दोनों के आपस में भी ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे और पाकिस्तान ने वो ताल्लुकात बेहतर करवाए थे। हेनरी किसिंजर का खुफिया दौरा करवाया मैं था, अल फिर रिचर्ड निक्सन का अमार, आप बहुत ये उम्दा जी। बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ जरा जो ये चाइना फैक्टर है, चूंकि आप चाइनीज जो पॉलिसी है ग्लोबल और इस रीजन में, उस पे भी आप बहुत गहरी नजर है आपकी। तो ये बताएं कि इस वक्त चाइना की क्या, चाइनीज जो है कम्युनिस्ट पार्टी क्या सोच रही होगी, नंबर वन। और नंबर टू, वो कितना हद तक आ गया, क्योंकि क्योंकि देखिए उनकी एक ऑफिशियल पॉलिसी भी है कि उन्होंने 2050 तक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं घुसाना, जब तक कि चाइना पूरी की पूरी तरह तरक्की ना हो जाए, रूरल एरियाज भी बराबर ना हो जाए। एक जमाने में मैंने ये डॉक्यूमेंट पढ़ा था उनका, 2050 वाली उनकी है एक पॉलिसी। तो किस हद तक वो आगे आएंगे अगर ये रिजीम चेंज का, या कल को ट्रम्प स्ट्राइक्स करता है, क्योंकि देखें ना ये 2 हफ्ते का, ये लोग बहुत से कह रहे हैं कि ये डिसेप्शन भी हो सकती है, बीच में स्ट्राइक्स भी आ जाएंगे। और विक्टर गाओ का जिक्र किया आपने भी, अमार रशीद ने भी, उसे तो बड़ी क्लियर अनऑफिशियल एक पॉलिसी बता दी कि जी हम तो बीच में, हम नहीं होने देंगे ये। तो जरा इसके ऊपर, क्योंकि हुँ। नाज़रीन ये जानना चाहेंगे जी। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, उनकी पॉलिसी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनी करनी है और उसके ज़रिए अपना एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना है और बीआरआई भी यही है। अब याद रखें
ईरान जो है उसमें BRI की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने पैसा लगाया है। इससे पहले उनका प्लान था कि शाम तक लेके जाना है उसको, और इराक के अंदर वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इस वक्त। उन्होंने कुछ सैकड़ों स्कूल बनवा रहे हैं इराक में। तो ये जो पूरा एक उनका प्रोजेक्ट था, अमेरिका उधर डेवलपमेंट तो कर नहीं सकता, उन्होंने ना इराक में डेवलपमेंट कर सके, ना वो कहीं और कर सके, सैंक्शंस भी उन्होंने मुल्कों पे ईरान पे लगाई हुई। तो वाहिद चीज जो अमेरिका कर सकता है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो जो BRI और सारे प्रोजेक्ट में आ रहा है उसको एक एक करके डिस्ट्रॉय करें। इसीलिए आप ये नोटिस करें कि चीन ने रूस वाली लड़ाई में अस्करी तौर पे नहीं कूदा, लेकिन अगर रूस आज खड़ा हुआ है इसके बावजूद कि उसके ऊपर सैंक्शंस हैं, तो वो उसकी वजह चीन है। चीन ने उसकी टोटल मईशत को एक तरह से सहारा दिया है। मैं क्यूबा गया था, क्यूबा जो चल रहा है इस वक्त वो चीन के पैसों पे चल रहा है। वेनेजुएला आप देखें, वेनेजुएला चल रहा है तो चीन के पैसों पे चल रहा है। चीन की पॉलिसी ये है कि उन्होंने अपने जो इत्तेहादी हैं उनके डायरेक्ट मिलिटरीली तो उनमें नहीं जाना, लेकिन उनको गिरने नहीं देना, बिकॉज वो एक जो नई मल्टीपोलर वर्ल्ड उनके जहन में बन रही है, जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके उनके सारे जो चेंग फू और बड़े बड़े जो थिंकर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट कर रहा है अमेरिका से। तो उसके लिए ये सारे ममालिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की पॉलिसी ये है कि इन सारे ममालिक को मिलिटरीली तबाह कर दिया जाए, क्योंकि मिलिटरीली चाइना जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। विक्टर गाओ की जो बात है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो उसने पहली बार कहा है, एक बंदे ने जो कि समझा जाता है कि बहुत करीब है, हालांकि वो कोई ऑफिशियली कोई बहुत हाई अप नहीं है, लेकिन वो बहुत करीब है एज अ थिंकर कम्युनिस्ट पार्टी के। तो उसने उसने ये कहा है कि हम ये नहीं होने देंगे। इसका मतलब है कि PLA के अंदर, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के अंदर ये बहसें बहुत ज्यादा हो रही हैं कि अगर ये स्ट्रेटजी उनकी है कि उन्होंने हमारी इकोनॉमिक पावर को मिलिट्री पावर के जरिए तबाह करना है, यानी जो हम डेवलप कर रहे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने उस पर बम मार के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उड़ा देना है, उन हुकूमतों को भी उड़ा देना है। तो फिर हम ऐसे हाथ बांध के तो नहीं बैठ सकते कि 2050 तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। हाँ। पाकिस्तान के लिए भी आप याद रखते हैं, विक्टर गांव ने कहा था कि ये इंडिया शुड नॉट अंडर एस्टिमेट हाउ सीरियसली वी टेक पाकिस्तान सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने उससे कहलवाया था, और ये क्लियर मैसेज था कि हम इंटरवीन हमें करना पड़ेगा, डोंट फोर्स आवर हैंड। और ईरान के मामले में भी विक्टर गांव ने उन्हीं के कहने पे बात की है कि डोंट फोर्स अस इनटू डूइंग समथिंग दैट वी डोंट विश टू डू एट द मोमेंट। लेकिन वो ऐसे अपने इत्तेहादी मुल्कों को खत्म नहीं होने देंगे। चाइना वांट्स टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड। मैं बस बात का इख्तिताम इस पे कर लूं कि ये क्लियर है कि दो डिफरेंट दुनिया है। एक जो पुरानी दुनिया है उसको बरकरार रखने के लिए मुसलसल मिलिट्री ऑपरेशंस और रिजीम चेंज ऑपरेशंस कराने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से एक खंडरात की दुनिया बन रही है। और दूसरी तरफ जैसे तैसे भी उसके अंदर अंदरूनी प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन ये BRI और ये सारी डेवलपमेंट एक फ्यूचर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसमें ना रिजीम चेंज है ना बमबारी है, ये चीजें नहीं है। उसके अंदर भी बहुत मसाइल हैं जिसपे ऊपर बात हो सकती है, बेहतरी हो सकती है, बट टू कॉल देम equal or the same will be a huge mistake। और ये पाकिस्तान की अवाम को भी, रियासत को भी, गवर्नमेंट को भी, थिंकर्स को भी, सबको ये समझ लेना चाहिए कि there are two options and there will come a point in time where we'll have to choose। और हमें एक तरफ खंडरात की तरफ हम जा सकते हैं जिसमें चंद लोग के पापा जॉन्स बनेंगे लेकिन बाकियों को कुछ नहीं मिलेगा, और दूसरी तरफ हम एक कोई डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कुछ एक फ्यूचर की तरफ देख सकते हैं, अपने रीजन के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं। ईरान हमारे रीजन में है, सेंट्रल एशिया हमारे रीजन में है, रशिया हमारे रीजन में है, चाइना हमारे रीजन में है। अगर हिंदुत्व डिफीट हो जाए इंडिया में तो उनके साथ भी बेहतर हो सकता है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, our fates are tied with this region, our sovereignty is tied with the sovereignty of other countries in the region। तो हमें कभी भी अमेरिका का किसी भी सूरत में फ्रंटलाइन स्टेट नहीं बनना चाहिए। आई होप ये थिंकिंग एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी आ चुकी है। अच्छा,